स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सक्सेसफुल एकेडमी में। और गाइस, आज हम ग्राम विकास एवं ग्राम समाज की क्लास नंबर 3 कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले ग्राम समाज व ग्राम विकास की 2 जो क्लास हैं वो मैं कवर करा चुका हूं। अगर आपने अब तक उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी गई है, आप जा करके वो इंट्रोडक्शन लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज क्लास 3। आज हम बात करेंगे राजस्व परिषद के कार्यों के बारे में, क्योंकि राजस्व परिषद को हमने अच्छे से पढ़ा है लेक्चर नंबर 1 में भी और लेक्चर नंबर 2 में भी। लेक्चर नंबर 2 में हमने उनके प्रमुख अधिकारियों के बारे में भी जाना था, तो आपको वो सेकंड लेक्चर और फर्स्ट लेक्चर देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम जानेंगे राजस्व परिषद के प्रमुख कार्यों के बारे में। राजस्व परिषद के प्रमुख कार्यों के बारे में। आपको तो पता ही है कि राजस्व विभाग का सबसे प्रमुख अंग या आधारभूत ढांचा जो है वो राजस्व परिषद है। चाहे प्रशासनिक कार्य हो चाहे न्यायिक कार्य हो, उसका एक महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है उसमें वो राजस्व परिषद ही है। तो हम बात करेंगे राजस्व परिषद के प्रमुख कार्यों की। उससे पहले हम जान लेते हैं कि राजस्व परिषद के कार्य जो हैं उन्हें कब विभाजित किया गया था। जब राजस्व परिषद को गाइस स्थापित किया गया था, राजस्व परिषद को जब स्थापित किया गया था, कहाँ स्थापित किया गया था हम इंट्रोडक्शन वीडियो में जान चुके हैं, इलाहाबाद में। कहाँ पर स्थापित किया गया था इसको? इलाहाबाद, जो वर्तमान जिसका नया नाम क्या हो गया है? प्रयागराज। इलाहाबाद में हुई, जिसे हम अभी वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं। अब अगर बात करी जाए गाइस, राजस्व परिषद स्टार्टिंग में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? इलाहाबाद में था। चाहे प्रशासनिक हो या न्यायिक हो, पहले इसके कार्यों को अलग अलग नहीं किया गया था। लेकिन राजस्व परिषद के कार्यों को, इसको आपको याद रखना है, 1947 और 1948 में राजस्व परिषद के कार्यों को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। कितने भागों में विभाजित कर दिया गया? 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, जिसमें से पहला जो कार्य है वो है आपका प्रशासनिक कार्य, और दूसरा जो कार्य है राजस्व परिषद का प्रमुख वो है आपका न्यायिक कार्य। तो इन 2 भागों में राजस्व परिषद के कार्यों को विभाजित कब किया गया? 1947 और 1948। अब हेडक्वार्टर पहले कहाँ था? तो इलाहाबाद में हेडक्वार्टर था। लेकिन अब प्रशासनिक कार्यों का जो हेडक्वार्टर है या प्रशासनिक मुख्यालय है उसको लखनऊ ट्रांसफ़र किया गया। कहाँ ट्रांसफ़र किया गया? आपका लखनऊ ट्रांसफ़र किया गया। तो आपको याद रखना है, वर्तमान समय में राजस्व परिषद का प्रशासनिक हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आप बताएंगे लखनऊ में है। और वहीं न्यायिक कार्यों के हेडक्वार्टर को स्थायी तौर पर वहीं रखा गया जहां था, यानी इलाहाबाद या प्रयागराज। तो हम वर्तमान समय में अगर पूछा जाए राजस्व परिषद के न्यायिक कार्यों या न्यायिक मुख्यालय कहां पर है, तो आप बताओगे प्रयागराज। कहां पर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइस ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट बनते हैं एग्जाम में। कृपया नोट्स बनाते चलिएगा और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं उनको ऐड करते चलिएगा। तो गाइज, राजस्व परिषद का प्रशासनिक मुख्यालय लखनऊ है, राजस्व परिषद का न्यायिक मुख्यालय प्रयागराज है। कितने प्रकार के कार्य होते हैं? तो 2 टाइप्स के होते हैं, प्रशासनिक कार्य और न्यायिक कार्य। अब अगर हम बात करें तो प्रशासनिक कार्यों को और न्यायिक कार्यों को करने के लिए जिन अधिकारियों की, जिन सदस्यों की नियुक्ति की जाती है उनके बारे में गाइज हम पहले ही लेक्चर नंबर 2 या क्लास नंबर 2 में कवर कर चुके हैं। तो आप उन अधिकारियों के बारे में ज़रूर जान लीजिएगा और आप क्लास नंबर 2 को ज़रूर देख लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप प्लेलिस्ट पर भी जा सकते हो। ग्राम समाज ग्राम विकास भाई राहुल सर, उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो गाइज, बात करें प्रशासनिक व न्यायिक कार्यों को कुछ अधिकारी या उनके सदस्य संपन्न करते हैं, यानी एक ही प्रकार का अधिकारी दोनों प्रकार के कार्यों को कर सकता है, यानी एक ही अधिकारी प्रशासनिक व न्यायिक कार्यों को करता है। एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं, जैसे हमारे एसडीएम साहब हैं। कौन हैं? तो ये प्रशासनिक व न्यायिक दोनों प्रकार के कार्य करते हैं। जब ये न्यायिक कार्य करते हैं, अपील, पुनरावलोकन या वादों की सुनवाई, इस प्रकार की जब ये कार्य करते हैं तो न्यायिक कार्य कर रहे होते हैं। और जब किन्हीं प्रमाण पत्रों को जारी करना हो,
वसूली करना हो, इस प्रकार के कार्य कर रहे होते हैं तो फिर ये प्रशासनिक कार्य कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमें समझना होगा इनके कार्यों को लेकर कि कौन सा ही कार्य कर रहे हैं। हम कार्य करने की शैली को लेकर समझ सकते हैं कि वो कार्य प्रशासनिक हैं या फिर न्यायिक हैं। तो चलिए गाइस, अब हम जानते हैं प्रशासनिक कार्यों में कौन कौन से कार्य आ सकते हैं। तो प्रशासनिक कार्यों में जैसे आपका हो गया भू राजस्व अवलेखों, भू राजस्व अवलेखों का रख रखाव, एक प्रमुख प्रशासनिक कार्य है जो कि राजस्व परिषद के अंतर्गत आता है, इसके प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत आता है। जैसे आपका हो गया प्रमाण पत्रों को जारी करना, प्रमाण पत्रों को जारी करना। प्रमाण पत्र कौन कौन से, जैसे आपके हो गए आपका आय प्रमाण पत्र हो गया, आपका निवास प्रमाण पत्र हो गया, आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया। इस प्रकार के जो प्रमाण पत्र हैं उनको जारी करने का कार्य भी प्रशासनिक कार्य कहलाता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सा अधिकारी आय प्रमाण पत्र पर साइन करता है, कौन अधिकारी निवास प्रमाण पत्र पर साइन करता है, कौन इनको जारी करता है। इसके बारे में भी हम डीपली समझेंगे। आप बस अभी हम केवल इतना समझ रहे हैं कि प्रशासनिक कार्यों में कौन कौन से कार्य आते हैं। बंदोबस्त आपका हो गया, मालगुजारी, ठीक है। इसके अलावा जैसे और भू देयों की वसूली आदि। भू राजस्व अभिलेखों का रख रखाव करना, प्रमाण पत्रों को जारी करना, बंदोबस्त जिसमें आपकी खसरा खसौनी इन सब का जो ढांचा होता है उसको हम बंदोबस्त बोलते हैं। मालगुजारी यानी जो वसूली की जाती है उसका जो कर संग्रह होता है मालगुजारी कहलाता है। भूदेयों की वसूली, इस प्रकार के सभी कार्य प्रशासनिक कार्य कहलाते हैं। अब हम न्यायिक कार्यों को भी समझ लेते हैं कि न्यायिक कार्य में कौन कौन से कार्य आते हैं। तो इसमें आपका जैसे अपीलीय हो गया, यानी किसी निम्न न्यायालय से आप निम्न स्तर के न्यायालय से उच्च स्तर के न्यायालय पर जाते हो अपील करने के लिए, तो अपील कहलाती है। तो ये न्यायिक कार्यों में आ जाएगा आपका। किसी भी वाद की सुनवाई हो, किसी भी वाद की सुनवाई, ठीक है। इसके अलावा हम दूसरा बोल सकते हैं पुनरावलोकन हो, ठीक है। इस प्रकार के जो कार्य होते हैं वो आपके न्यायिक कार्य कहलाते हैं, ठीक है। तो गाइज इस प्रकार से इनको बांटा गया है प्रशासनिक व न्यायिक कार्यों में। अब अगर बात करें तो प्रशासनिक कार्यों को संपन्न कराने के लिए अनुभाग की स्थापना करी गई है राजस्व विभाग के द्वारा। तो उन अनुभागों के द्वारा ही इन प्रशासनिक कार्यों को अंजाम दिया जाता है। तो गाइज आइए हम जानते हैं राजस्व परिषद के प्रमुख अनुभाग जिनके द्वारा प्रशासनिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। तो आइए गाइज हम देखते हैं राजस्व परिषद के प्रमुख अनुभागों को। राजस्व परिषद के प्रमुख अनुभाग की अगर हम बात करें तो प्रशासनिक कार्यालय यानी लखनऊ में इसके जो अंग हैं वो 19 हैं, यानी हम बोल सकते हैं कि प्रशासनिक कार्यों में 19 अनुभाग हैं और इलाहाबाद में 2 अनुभाग हैं। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि लखनऊ में कितने हैं तो 19 हैं, इलाहाबाद में कितने हैं तो 2 हैं। इलाहाबाद यानी आपका नया नाम जो है इसका प्रयागराज में बार बार बताता रहता हूँ, ठीक है। तो प्रशासनिक कार्यालय में 19 और न्यायिक कार्यालय में 2 अनुभाग हैं, ठीक है। अब अगर बात करें कुछ प्रमुख अनुभागों की जो कि लास्ट ईयर के एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बने हैं, तो मैंने कुछ प्रमुख अनुभागों को लिया है जो कि आपके लखनऊ के प्रमुख अनुभाग हैं, यानी प्रशासनिक कार्यालयों के अनुभागों को मैंने लिया है। तो हम देखते हैं अनुभाग नंबर 1 में क्या है। अनुभाग नंबर 1 में है जमींदारी का उन्मूलन। ज़मींदारी के उन्मूलन के बारे में बताया गया है और जो प्रशासनिक कार्य होंगे वो जमींदारी के उन्मूलन के बाद बनाई गई विधि के अनुसार ही संचालित होंगे। हम पढ़ेंगे गाइस जमींदारी उन्मूलन को भी, हम समझेंगे कैसे भारतीय कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया, जमींदारी का उन्मूलन किया गया, चकबंदी आई भारत में, उन सभी बातों को भी हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप सिर्फ देख लीजिए कहाँ पर क्या रखा गया है, ठीक है। अनुभाग 2 में क्या है, ग्राम सभाओं के हाट बाजार। ग्राम सभाएं होती हैं तो वहाँ पर निम्न स्तर पर हाटें लगाई जाती हैं जहाँ पर सब्जी, खेल खिलौने या प्रमुख फल उत्पाद वहाँ पर बेचे जाते हैं। तो इसकी जिम्मेवारी भी राजस्व परिषद की ही होती है वहाँ पर व्यवस्थाएं करने की, ठीक है। अनुभाग नंबर 5 में क्या है, नए मंडल, जनपद, तहसील आदि का सृजन, यानी नए मंडल अगर बनेंगे तो उनकी पूरी प्रक्रिया
अनुभाग 5 में है। नए जिलों का जो निर्माण होगा उस प्रक्रिया को भी अनुभाग 5 में रखा गया है। नई तहसीलों का सृजन, उसका भी प्रक्रिया जो है वो सभी अनुभाग 5 में रखा गया है। अनुभाग 8 में क्या है, चकबंदी से संबंधित प्रमुख कार्यों को रखा गया है अनुभाग 8 में। ठीक है, इसको भी हम अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं चकबंदी को। ठीक है, अनुभाग 9 में क्या है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानून को इत्यादि, इन सभी के बारे में बताया गया है, इनके कार्यों के बारे में भी बताया गया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है अनुभाग 9। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कानून गो या राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार या तहसीलदार, इन सभी के कार्यों का वर्णन कहाँ पर है, तो अनुभाग 9 में है। अनुभाग 10 में क्या है, तो दैवीय आपदा से संबंधित सहायता जो प्रदान करी जाती है उन सभी पहलुओं का जो वर्णन है वो अनुभाग 10 में है। दैवीय आपदा जैसे भूकंप हो गया, कोई महामारी हो गई, इस प्रकार की जो भी आपदाएं होती हैं उन सभी को रखा गया है अनुभाग 10 में। अनुभाग 11 में क्या है, तो बाढ़ की वार्षिक समीक्षा जो है वह अनुभाग 11 में रखी गई है। ठीक है, तो आपने पढ़े ये अनुभाग जो कि कुछ इंपॉर्टेंट थे। अब हम जानते हैं राजस्व न्यायालय के बारे में, जो कि राजस्व परिषद के एक प्रमुख न्यायिक कार्यों में से एक है। तो आइए हम जानते हैं राजस्व न्यायालय की बात करी जाए तो किन्हें कहा जाता है राजस्व न्यायालय। तो हम बोल सकते हैं कि जहाँ पर भू राजस्व संबंधी मामलों की सुनवाई करी जाती है, जहाँ पर मालगुजारी से संबंधित मामलों की सुनवाई करी जाती है, इस प्रकार का जो एक पूरा संगठन बनाया गया है वही क्या कहलाता है, राजस्व न्यायालय कहलाता है। ठीक है, तो राजस्व न्यायालय की बात करें तो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 2333 राजस्व न्यायालय कार्यरत है। वर्तमान समय में बात करें तो अपने उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 2333 राजस्व न्यायालय कार्यरत हैं। और सभी राज्यों में यही काम होता है राजस्व न्यायालयों का। एमपी में भी होंगे, महाराष्ट्र में भी होंगे। ठीक है, तो आपको इसकी परिभाषा तो एक ही रखनी है कि जहाँ पर भू राजस्व संबंधी हो गया, जैसे मालगुजारी, देयों की वसूली, इन सभी की सुनवाई करी जाती है, अपील होती है, पुनरावलोकन की क्रियाएं होती हैं, वो राजस्व न्यायालय ही कहलाते हैं। या पूरा जो विभाग है वो क्या कहलाता है, राजस्व न्यायालय कहलाता है। ठीक है, अगर बात करें तो वर्तमान समय में राजस्व न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है किस संस्था के द्वारा ये किया गया है, तो अपने यूपी की एनआईसी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, तो यूपी की जो इकाई है एनआईसी। हालांकि एनआईसी केंद्रीय स्तर पर कार्य करती है। अब एनआईसी क्या है, तो एनआईसी जो है आप उसका फुल फॉर्म है आपका नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो इसके द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत किया गया है। कंप्यूटरीकृत का मतलब है कि जितनी कार्रवाइयाँ होंगी वो सब कंप्यूटर में रजिस्टर्ड की जाएंगी। ठीक है, अब बात करी जाए 2333 राजस्व न्यायालय हैं। तो राजस्व न्यायालयों में सबसे बड़ा राजस्व न्यायालय कौन सा है। लेक्चर नंबर 1 में हमने इसको जिक्र किया था, हमने इसके बारे में पढ़ा था, अगर आपने वो वीडियो देख रखा है। तो राजस्व न्यायालयों में सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो है आपका राजस्व परिषद का न्यायालय, सबसे उच्च। और अगर बात की जाए कि राजस्व परिषद में सबसे निम्न स्तर का न्यायालय कौन सा है, तो सबसे निम्न स्तर का न्यायालय है आपका नायब तहसीलदार का न्यायालय। कौन सा है, नायब तहसीलदार का न्यायालय, इसको हम बोलेंगे सबसे निम्न। तो आप देख सकते हो कि नायब तहसीलदार से लेकर क्रमबद्ध तरीके से राजस्व परिषद तक के न्यायालय राजस्व न्यायालयों की श्रेणी में आते हैं। सबसे बड़ा राजस्व परिषद का न्यायालय याद रखिए, और सबसे छोटा कौन सा है, नायब तहसीलदार का न्यायालय। और श्रेणीबद्ध तरीके से ये राजस्व परिषद तक जाता है। तहसीलदार का न्यायालय हो गया, एसडीएम का हो गया, डीएम का हो गया, फिर राजस्व मंडल यानी मंडलायुक्त का हो गया, तो उसके बाद फिर राजस्व परिषद का, यानी अपील का सबसे बड़ा जो केंद्र बिंदु है वो कौन सा है, राजस्व परिषद। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि राजस्व विभाग में अपील के लिए सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है, तो आखिरी अपील कहाँ हो सकती है, राजस्व परिषद के न्यायालयों में। और इसके द्वारा गई जो भी निर्णय दिए जाते हैं वो बाध्यकारी होते हैं। कैसे होते हैं, बाध्यकारी। इसको भी आप याद रखेंगे, राजस्व परिषद न्यायालय के द्वारा दिए गए जितने भी निर्णय हैं वो बाध्यकारी होते हैं। निम्न स्तर के न्यायालयों के, यानी जिसके निचले स्तर पर जितने भी निम्न स्तर के न्यायालय होते हैं उन सभी पर एक ऐसे हैं बाध्यकारी, यानी जो शक्ति राज्य में
एक हाईकोर्ट को होती है, उच्च न्यायालय को होती है कि उसके द्वारा जो भी निर्णय दिया जाता है वो सभी निम्न स्तर के न्यायालयों पर कैसा होता है, बाध्यकारी। तो सेम कंडीशन यहाँ पर बनती है राजस्व परिषद के न्यायालय के लिए। अब अगर देखा जाए कि इसके अधीन कौन कौन से मामले हैं जो आते हैं राजस्व न्यायालय के अंतर्गत, तो आप देखिएगा जैसे आपका हो गया मेड़बंदी हो गया जैसे, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैमाइश भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपका हो गया नामांतरण हो गया, क्या हो गया, नामांतरण, जिसे हम दाखिल खारिज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दाखिल खारिज। ये भी न्यायिक कार्यों में भी आता है, ठीक है। नामांतरण सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है भी न्यायिक पहलू होता है, यानी किसी के नाम कोई ज़मीन है तो किसी दूसरे के नाम वह ज़मीन कराई जाए, इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं सही तरीके से संपन्न हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, तो ये भी न्यायालय के अधीन ही आता है। तो नामांतरण, दाखिल खारिज। इसके अलावा जैसे बंटवारा हो गया, ठीक है, बंटवारा के अलावा जैसे भूमि की नीलामी हो गई, भूमि की नीलामी, ये सभी जो हैं गाइज वो न्यायिक कार्यों में भी आते हैं, ठीक है। तो राजस्व न्यायालय के अधीन होते हैं सभी। अब अगर बात करें गाइज राजस्व न्यायालय को किस तरीके से विभाजित किया गया है, हम उसको क्रमबद्ध तरीके से देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा सबसे उच्च स्तर का न्यायालय कौन सा है, राजस्व परिषद का, और निम्न स्तर का कौन सा है, नायब तहसीलदार का। तो हम देखेंगे जस्ट बिल्कुल ऊपर से ही निचले स्तर तक, यानी ऊपर से हम निचले स्तर तक के सभी न्यायालयों को देखेंगे कि किस तरीके से इनको विभाजित किया गया है। तो आइए देखते हैं। राजस्व न्यायालयों में जो केंद्र ने जिम्मेवारी सौंपी वो किसको सौंपी, राज्यों को। केंद्र ने किसे जिम्मेवारी सौंपी, राज्यों को। अब राज्यों ने क्या किया, राज्यों ने रेवेन्यू बोर्ड बनाया है, राजस्व मंडल बनाया, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, कमिश्नरी बोलते हैं। यानी राज्यों ने इसको कमिश्नरी या मंडल में विभाजित कर दिया, ठीक है, यानी रेवेन्यू बोर्ड में इसको विभाजित कर दिया। यानी हम बोल सकते हैं कि जो सबसे बड़ा विभाग होता है वो आपका रेवेन्यू बोर्ड होता है, रेवेन्यू बोर्ड कमिश्नरी में, जिसका प्रधान या जिसका मुख्य या जिसका प्रमुख अधिकारी कौन होता है, तो मंडलायुक्त। कौन होता है, मंडलायुक्त। यानी कमिश्नरियों में विभाजित कर दिया या मंडलों में विभाजित कर दिया। आपको तो पता ही है कई सारे जिलों को मिलाकर के एक कमिश्नरी या एक मंडल बनाया जाता है, ठीक है। आपका जिला भी किसी न किसी मंडल में ज़रूर आता होगा, ठीक है। जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट झांसी से ही बिलोंग करता हूँ, झांसी मंडल है और झांसी डिस्ट्रिक्ट भी झांसी मंडल का ही एक हिस्सा है। तो अगर बात करें, हम कमिश्नरियों में विभाजित कर दिया। अब कमिश्नरियों ने क्या किया, इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज विभाजित कर दिया, यानी हम बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज विभाजित कर दिया। यानी सभी कमिश्नरों के अपने अपने डिस्ट्रिक्ट होते हैं, सभी मंडलों के अपने अपने डिस्ट्रिक्ट। एक एग्जाम्पल से आप समझिएगा। और डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ, इसका प्रधान कौन होता है, जिलाधीश। कौन होता है, जिलाधीश, या जिसको हम कलेक्टर या डीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आप लेक्चर नंबर 2 की वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा जिसमें मैंने प्रमुख अधिकारियों के बारे में बताया है। अब डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पर दोबारा से इसको हम बोल सकते हैं एसडीएम, सॉरी यहाँ पर हम इसको बोलूँगा उपखंड में विभाजित किया। किसमें विभाजित किया, उपखंड में इसको विभाजित कर दिया, उपखंडों में विभाजित कर दिया। कई सारे उपखंड हो सकते हैं, यहाँ पर 2, 3, यहाँ पर 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कई सारे उपखंडों में ऐसे ही क्रमबद्ध तरीके से विभाजित कर दिया। उपखंड कौन कहलाता है, उपखंड में रहने वाला जो प्रमुख अधिकारी होता है, उपखंड को संभालने वाला वो होता है उपखंड अधिकारी या उप संभागीय अधिकारी, जिसे हम क्या बोलते हैं, एसडीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसडीएम, जिसको प्रमुख प्रशासनिक व न्यायिक कार्य सौंपे गए हैं। ऐसे ही जिलाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट का जो होता है उसको भी प्रमुख प्रशासनिक व न्यायिक कार्य सौंपे गए हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर चुका हूँ। अब उपखंड में क्या हुआ, उपखंड के निम्न स्तर पर आती है आपकी तहसील। क्या आती है, तहसील। तो ऐसे ही तहसील में तहसीलदार और नायब तहसीलदार तक के न्यायालय मौजूद हैं। तो आप तहसील स्तर पर बोल सकते हो कौन कौन हो गया आपका, यहाँ पर आपके तहसीलदार हो गए और कौन हो गया, नायब तहसीलदार हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से केंद्र ने राज्यों को ये विषय सौंपा, राज्यों ने रेवेन्यू बोर्ड यानी राजस्व मंडल यहाँ पर बनाया, कमिश्नरियों में विभाजित किया, कमिश्नरियों से डिस्ट्रिक्ट में विभाजित हुआ, फिर उपखंड के अलावा तहसील तक गया। तो निम्न स्तर पर हम देख सकते हैं नायब तहसीलदार का न्यायालय, और उसके उच्च स्तर पर कौन है, यहाँ पर राजस्व परिषद का न्यायालय।
इस तरीके से इनको विभाजित किया गया है। तो गाइज आज हमने राजस्व न्यायालय और राजस्व प्रशासनिक कार्यों के बारे में समझा, हमने न्यायिक कार्यों को भी देखा और राजस्व प्रशासनिक कार्यों को भी देखा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आप नोट्स बनाते रहिएगा, चीज़ों को अच्छे से रखते रहिएगा, ठीक है। अगर आप चीज़ों को अच्छी तरीके से नोट्स में ऐड करेंगे तो आपको ही पढ़ने में आसानी होगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिली का।